5 फरवरी को होगा दिल्ली में चुनाव, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से किया खारिज। महिलाओं के खिलाफ बिगड़े बोल पर भी चेताया। चालू कारोबारी साल में सुस्त होगी आर्थिक विकास की रफ्तार। पिछले साल के 8.2% के मुकाबले इस साल 6.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग में रह सकती है कमजोरी, एग्रीकल्चर में दिखेगी हरियाली। बजट में एक्सपोर्टर्स को बड़ी सौगात दे सकती है सरकार। लिक्विडिटी बढ़ाने और सस्ती ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए हो सकते हैं ठोस ऐलान। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। 2 दिनों की गिरावट के बाद संभला बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड स्मॉल कैप में खरीदारी। तेल, गैस, मेटल, एनर्जी शेयरों में खरीदारी। रियल्टी, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। आईटी, ऑटो शेयरों में दबाव। नेपाल तिब्बत सीमा पर 7.1 तीव्रता वाला भूकंप। समाचार एजेंसियों के मुताबिक 50 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। बिहार समेत उत्तर भारत में भी महसूस हुए झटके। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा। लिबरल पार्टी का अगला नेता चुने जाने तक पद पर रहेंगे। इधर ट्रंप ने ली चुटकी, कहा अमेरिका में मर्ज हो जाए कनाडा। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। अपराध की अंतर्राष्ट्रीय जांच में मिलेगी मदद। देश की सभी जांच एजेंसियां और राज्यों की पुलिस को होगा फायदा। कश्मीर के लिए खास वंदे भारत ट्रेन तैयार। बर्फबारी और -10 डिग्री में भी चलेगी। कोच के अंदर होगी सेंट्रलाइज हीटिंग। जनवरी में ही शुरू हो जाएगा सफर। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती और नतीजों का ऐलान होगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली में चुनाव का नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगा। नामांकन के लिए आखिरी तारीख होगी 17 जनवरी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी 20 जनवरी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि राजनीतिक नेता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और ईवीएम टैंपरिंग की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों में कोई दम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर चाहे जितने आरोप लगाए जाए, आयोग अपना काम करता रहेगा। चुनाव के दौरान स्टार कैंपेनर शालीनता का ध्यान रखें। अगर किसी ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट with folded hands that कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। फिर लाएंगे केजरीवाल थीम पर आधारित इस गाने की लॉन्चिंग पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी समेत आपके तमाम बड़े नेता शामिल रहे। आपने अपना ये गाना एक्स पर भी शेयर किया है। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कमरा बंद करके इस गाने पर थिरकते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का चुनाव उत्सव की तरह होता है। आपने दिल्ली की जनता से अपील की है कि इस गाने को शादियों और बर्थडे पार्टीज में डीजे पर खूब बजाएं। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल, सामने वाले शोर मचाए कर ले। इसे खूब प्रचार कीजिए,
इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा, वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। इधर बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने केजरीवाल और आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 साल में दिल्ली में जो काम नहीं हुए हैं वो सब पूरे किए जाएंगे। सर, तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या जोश, क्या तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर की तैयारी कर रखी है। एक एक पेज हमने वोटर लिस्ट का उसका इंचार्ज बनाया है। घर घर जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले 3 बार तक हम एक एक के घर में पहुंच जाए, एक एक मतदाताओं से अपनी अपील करें, हमारा मैनिफेस्टो के बारे में बताएं, हमारे एजेंडा के बारे में बताएं, उनके इश्यूज़ को सुनें। तो यहाँ तक हमारी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, प्रवेश वर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल हैं, संदीप दीक्षित हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं इसे? मुझे तो मेरे सामने केवल यहाँ की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जो कि 11 साल में एक भी ख़त्म नहीं हुई। तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा, एक एक हमारे मतदाताओं से मिलना, उनके सामने उनकी बात को सुनना, और मैं सबको लिखते जा रहा हूँ। और 5 साल में सारी यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं को, जितने भी काम हैं एनडीएमसी कर्मचारियों के, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करवाना। तारीखों के ऐलान के साथ दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक गया है। आप बीजेपी और कांग्रेस में कैसा होगा घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुरक्षा और जांच एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के जरिए अपराध के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में मदद करेगा। ये पोर्टल भगोड़ों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जैसे कदम उठाने में मदद करेगा। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत पोल भारत में क्राइम इन्वेस्टिगेशन को नए युग में ले जाएगा। अभी तक सिर्फ सीबीआई को इंटरपोल से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब भारत पोल के जरिए देश की सभी एजेंसियां और सभी राज्यों की पुलिस इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगी। चालू कारोबारी साल में आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त रहने वाली है। सांख्यिकी विभाग एनएसओ ने पूरे साल के पहले एडवांस एस्टीमेट में पिछले साल के 8.2% के मुकाबले इस साल 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग से बड़ी गिरावट देख जा सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर में हरियाली लौट सकती है। लक्ष्मण रॉय से जानते हैं डिटेल्स, बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, दरअसल जो पूरे कारोबारी साल का अनुमान जारी किया गया कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, और इसको इस वजह से महत्वपूर्ण कहा जाए क्योंकि चालू कारोबारी साल में इन्होंने 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जारी किया है, जबकि पिछले साल ये 8.2% था, यानी पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अलग अलग एजेंसी संस्थाओं की तरफ से जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया था, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, S&P ग्लोबल की बात करें, IMF की बात करें, उन सब के मुकाबले जो एनएसओ ने जारी किया है वो और भी कम अनुमान जारी किया है, वो सिर्फ 6.4% अनुमान जारी किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो है माइनिंग सेक्टर, जो 7.1% से घट कर 2.9% पर हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 9.9% से घट के 5.3% तक रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, जो 9.9% से घटकर 8.6% तक है। ट्रेड, होटल्स, रियल एस्टेट, इन सब में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ का बढ़ता हुआ अनुमान है, 1.4% से बढ़ के 3.8% रहने का अनुमान है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ोतरी वहाँ देखने को मिल रही है, 4 पॉइंट से बढ़कर 7.3%। तो मुझे लगता है कुछ यहाँ पे सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, ये शायद आगे चलकर मजबूत होते हैं तो रफ्तार थोड़ी सी तेज हो सकती है, लेकिन फिलहाल रफ्तार सुस्त रहने का सार है, जो कि 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है। तो ग्रोथ पर चिंता की खबर। अब बढ़ते हैं अब मार्केट की तरफ। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 234 पॉइंट चढ़कर 78,199 पर और निफ्टी 92 पॉइंट चढ़कर 23,708 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही है। मार्केट की डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। सबसे पहले आज की बाजार। तो
कल की बड़ी गिरावट के बाद बाजार में आज हमें अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि आपने बताया, वैसे आज सारे ही इंडाइसेस में अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर में सबसे पहला नाम है ONGC का, जहां पे करीबन 4% की बढ़त देखने को मिली है। SBI लाइफ 3%, HDFC लाइफ 2.5% और टाटा मोटर्स में करीब 2.25% की मजबूती रही है। लूजिंग पॉकेट में ट्रेंड का सबसे पहले नाम आता है, 2% की गिरावट यहां देखने को मिली है। HCL टेक 2%, TCS में करीबन 2% और आयशर मोटर करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की बात कर लेते हैं। बायोकॉन में करीबन 7% का इजाफा, BSE में 6%, फैक्ट 5.25% और मैक्स हेल्थ केयर भी करीबन 4% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। गिरावट में कौन से बंद हुए हैं उस पर भी नजर डालते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में 3% की गिरावट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3%, PB फिनटेक करीबन 2% और टॉरेंट पार भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ यहाँ पे हमें बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। और एक्सपोर्टरों को लिक्विडिटी बढ़ाने और सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराने के लिए बजट में ऐलान हो सकते हैं। CNBC आवाज़ को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को दोबारा शुरू किया जा सकता है। डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स को खुश करने वाली खबर है और एक्सपोर्ट सेक्टर में जितने भी लोगों को रोजगार मिलता है उनके लिए भी एक ज़्यादा बड़ा मौका मिलेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में कई सारे ऐसे ऐलान किए जा सकते हैं जिसमें खास तौर से एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण ऐलान ये हो सकता है कि एक्सपोर्टर के हाथ में लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा तय समय के भीतर मिल जाए। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका पेमेंट आने में टाइम लगता है, उनके बाकी रिफंड आने में टाइम लगता है, तब तक उनको पूंजी की जरूरत पड़ती है दूसरे कंसाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो वहाँ पे लिक्विडिटी तुरंत उनके हाथ में आ जाए, इसके लिए कुछ खास इंतजाम, एक खास स्कीम का ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स को हमेशा compete करना पड़ता है ऐसे देशों से जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। उसके लिए सरकार यहाँ पे काफ़ी सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को फिर से नए स्वरूप में लॉन्च कर सकती है। और अभी 5% का यहाँ पे ब्याज में राहत दिया जाता है, तो उस राहत को आगे भी सरकार कंटिन्यू कर सकती है। 31 दिसंबर को स्कीम खत्म हो गई है और उसका दायरा भी बढ़ा सकती है। दायरा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अभी ये तय है कि साल भर में 50 लाख रुपए तक का जो कैप होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के, एक कोड पे, तो उस कैप के तहत ही स्कीम के तहत फायदा मिलता है। अब उसको कैप को, सीमा को सरकार बढ़ा सकती है ताकि ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को इसमें शामिल किया जाए। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट एक तो रोजगार देता है, दूसरा चीन और US की वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और सरकार इस दबाव को कम करने की कोशिश इस बजट में करेगी। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। सरकार BS7 को लेकर शुरुआती सलाह मशविरा कर रही है। इसको लेकर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट से चर्चा चल रही है। एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन, क्या चल रहा है? के लिए जो शुरुआती कंसल्टेशन है वो शुरू कर दिया गया है। इस साल जो यूरोपीय देश है वो यूरो 7 लागू करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो यूरो 7 का जो ड्राफ्ट है उसको स्टडी कर रही है और अगले आने वाले कुछ महीनों में कई सारी कमिटीज और सब कमिटीज बन सकती है। एकेडमिया से लोग आ सकते हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं उनके साथ कंसल्टेशन किया जा सकता है, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ किया जा सकता है। और साथ ही जो यूरोपीय कमीशन है जिसमें जो यूरो 6 बनाता है उसके साथ भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने संपर्क साधा है, उसको भी स्टडी कर रही है। इसी साल जो US का एमिशन नॉर्म्स का जो 3rd स्टेज है उसको पालन किया जाएगा, उसको भी स्टडी किया जाएगा। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल इन अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स की कॉपी नहीं होगी, उनसे कुछ चीजें हम ले सकते हैं लेकिन भारतीय हितों का ख्याल रखा जाएगा। और इसके बाद इंडस्ट्री को समय दिया जाएगा। 2025 के अंत तक किसी तरह के एक समझौते या किसी तरह के ड्राफ्ट के आने की उम्मीद है। उसके बाद 2-3 साल का समय दिया जा सकता है इंडस्ट्री को इसे लागू करने के लिए। इसमें सरकार लागू करने में सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी, लेकिन जो इंटरनेशनल जो एमिशन कमिटमेंट्स है उसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन साथ ही जो भारतीय हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन शुरुआती जो कंसल्टेशन है वो शुरू कर दिया गया है इस वक्त। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं द ग्रोथ कोड की। जो ग्रो
और CNBC आवाज़ की एक मिलीजुली पहल है। आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे स्कैमर्स F&O बाज़ार में फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। स्कैमर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाते हैं, जो एक झूठी अर्जेंसी का एहसास दिलाता है। ऐसे में ट्रेडर्स बिना सोचे समझे फैसले लेने को मजबूर हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। स्कैमर्स ट्रेडर्स को कांट मिस अपॉर्चुनिटीज का वादा करते हैं, एक्सक्लूसिव टिप्स देते हैं और सोशल मीडिया पर ढेर सारे फेक टेस्टिमोनियल्स डालते हैं। इससे ट्रेडर्स को यह महसूस होता है अगर उन्होंने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो वो पीछे रह जाएंगे। स्कैमर्स का मुख्य हथियार होता है भारी मुनाफे का लालच, जिसमें छोटे प्राइस शिफ्ट्स भी बड़ा फायदा या भारी नुकसान ला सकते हैं। ऐसे में लोग जल्दबाजी में ट्रेड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्कैमर्स गारंटीड प्रॉफिट्स का दावा करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग जीत रहे हैं, जिससे आप पैनिक और प्रेशर में आए और उनके हिसाब से चलें। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं, स्कैमर्स बाहर निकल जाते हैं और एक प्राइस क्रैश हो जाता है, जो आपको भारी नुकसान के साथ छोड़ जाता है। इसीलिए अपना बचाव करने के लिए कभी भी हाई प्रेशर टैक्टिक्स पर ना जाएं। और अब यहां पर छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। द ग्रोथ कोड, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की मिलीजुली पहल है। हमारा लक्ष्य है आपको वो वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज देना जिनसे आप बाजार को बेहतर तरीके से समझ पाएं और निवेश संबंधी सही फैसले ले सके। आज हम आपको समझाएंगे कि क्यों कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकती। आपके पास चाहे जितनी भी शानदार स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, उससे आप गारंटीड रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। गारंटीड रिटर्न एक भ्रम या कहें मिथ है। दरअसल बाजार की चाल संभावनाओं पर टिकी होती है। बाजार के चलने के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इनमें देश के आर्थिक हालात, ग्लोबल राजनीति, जियोपॉलिटिकल टेंशन बाजार पर बड़ा असर डालती हैं। मार्केट अक्सर सेंटिमेंट्स पर चलता है और ये बदलते रहते हैं। बाजार के बदलते ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ता है। जो स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग में कामयाब हो, वो जरूरी नहीं है कि असल बाजार में पैसे बनाकर दे। दरअसल बैक टेस्टिंग पुराने डेटा पर निर्भर रहती है। अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो स्ट्रैटेजी नुकसान भी करा सकती है। आप समझ लें कि हर स्ट्रैटेजी में रिस्क होता है और अगर आप लेवरेज सौदे यानी F&O में ट्रेड कर रहे हैं तो ये दो धारी तलवार है। यह आपका मुनाफा बढ़ा सकती है तो उतना ही घाटा भी करा सकती है। ट्रेडर्स की कामयाबी ट्रेड में रिस्क मैनेज करने और लंबे समय तक मुनाफा कमाने में है, ना कि गारंटीड रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी की तलाश करने में। जल्दी ही आप कश्मीर की खूबसूरत वादियों का सफ़र वंदे भारत से कर पाएंगे। घाटी की पटरियों के लिए वंदे भारत का खास रेक तैयार किया गया है, जो बर्फबारी और -10 डिग्री में भी थमेगा नहीं। कश्मीर के लिए तैयार किए गए वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया दीपाली नंदा ने। इस वक्त मैं उसी वंदे भारत के कोच में मौजूद हूं और ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये लोको पायलट का केबिन है। यहीं से ही पूरी वंदे भारत को चलाया जाएगा और यहाँ पर खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं कि अगर बर्फबारी के बीच में ये वंदे भारत चलती है तो लोको पायलट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडशील्ड है और जो वाइपर्स हैं, इसमें भी जो पूरी शील्ड में एक माइक्रो ब्लेडिंग की गई है, पतली पतली तारें लगाई गई है, जिसके चलते
जो ये पूरी स्क्रीन है, ये जो विंडो है, इस पर बर्फ नहीं जमेगी। सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये अभी जो मौजूदा वंदे भारत ट्रेन है उसी के हिसाब से है, लेकिन चूंकि कश्मीर की बात की जा रही है, पहाड़ों की बात की जा रही है, बर्फबारी की बात की जा रही है, तो इसी स्थिति में ये जो चैलेंज है उसमें यही कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड हीटिंग की व्यवस्था की गई है। यही इस वंदे भारत कोच की खासियत है कि इस पूरे कोच में बाहर तापमान चाहे माइनस में हो, लेकिन कोच के अंदर आपको बिल्कुल गर्माहट महसूस होगी। ना सिर्फ कोच के अंदर बल्कि जो इसके टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जो वॉशरूम बनाए गए हैं, वहां पर भी जो सेंट्रलाइज हीटिंग डक्टिंग है उसका एक पॉइंट यहां पर भी दिया गया है कि यानी वॉशरूम में भी आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर आप टॉयलेट यूज करते हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और इसके अलावा जितने भी टैप्स आप यहां पर देख रहे हैं तो इस टैप में आपको गर्म पानी मिलेगा। इसकी व्यवस्था भी खास इंसुलेटेड वाटर टैंक के जरिए की गई है। तो वंदे भारत कोच से बाहर अब हम आ गए हैं और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत कि आखिर किस तरह से ये ट्रेन -10 डिग्री में भी पूरी तरह से ऑपरेशन कर पाएगी और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाटर टैंक लगाया गया है, ये सिलिकॉन हीटिंग पैड्स जो कि 1800 वॉट के हैं उससे लैस ये वाटर टैंक है। और ये जो हीटिंग पैड्स हैं यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा बायो रिटेंशन टैंक्स के लिए, और साथ ही साथ जो सेल्फ रेगुलेटिंग हीटिंग केबल्स हैं उसके मदद से जो बर्फ जम जाती है वो नहीं जमेगी और आसानी से ये ट्रेन संचालन कर पाएगी। तो कश्मीर घाटी के लिए ये रेक बनकर तैयार हो चुका है और जानकारी दी जा रही है कि इस महीने के आखिर या फिर अगले महीने की शुरुआत तक इसे कश्मीर घाटी के ट्रैक्स पर उतारा जा सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। अब बस और ट्रक ड्राइवर्स को नींद से जगाने के लिए सरकार एक अलर्ट वार्निंग सिस्टम लाने जा रही है। ऐसे में जैसे ही बस या ट्रक ड्राइवर को नींद आएगी तो ये अलार्म उनकी नींद तोड़ देगा। ट्रकों और बसों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगेगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। सरकार जल्द ही इसको लेकर सर्कुलर जारी कर सकती है। पिछले साल रोड हादसे में 2.25 लाख मौतें हुई हैं। इनमें हेलमेट नहीं पहनने से 30,000 मौतें हुई हैं। मकर संक्रांति के दिन आकाश में लहराती पतंग और उसको जमीन से जोड़ने वाली डोर का अनोखा गृह उद्योग है। ये कैसे आगे बढ़ रहा है और सालाना कितना बड़ा बिजनेस है, बता रहे हैं केतन जोशी। पूर्वी अहमदाबाद में आपको हर घर में कलरफुल पतंग बनते दिख जाएंगे। मकर संक्रांति एक दिन पतंग उड़ाने का महोत्सव है, लेकिन पतंगे साल के 9 महीने लगातार बनती रहती हैं। गुजरात में 1.5 लाख लोगों के लिए ये रोजगार का जरिया है। मैं 10 साल की थी जब से काम कर रही हूँ, रोज लगाती हूँ 2000, उससे 300-400 मिलते हैं। सादा लिस्टर और मेटल पेपर से पतंगे बनती हैं। बैम्बू स्टिक की मदद से पतंग को आकार दिया जाता है। 12.5 से 52.5 इंच तक की पतंगे सबसे ज्यादा बिकती हैं। कीमत की बात करें तो एक पतंग 2 से लेकर 20 रुपए में मिलती है। इस अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का सालाना कारोबार 650 से 750 करोड़ रुपए का है। काफी लोगों को रोजगार मिलता है। समझो यहाँ पे जो बस्ती है, अल्लाह नगर है, इसके आजू बाजू जो एरिया है, तो उसमें 50 से 75% घर में काम होता है, सब कुछ ही रोजगार मिलता है। लेडीज़ घर में सब काम करती है। देश की 65% पतंगे और डोर गुजरात में बनती हैं और अमेरिका, मध्य एशिया और कनाडा जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। आसमान में तो कुछ ही पल रहने वाली ये पतंग जमीन पर लाखों लोगों को रोजगार देती है और इस गृह उद्योग में समय समय पर बदलाव होने के कारण हर साल इसका वॉल्यूम भी काफी बढ़ता जा रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा टेक मेला CES 2025 यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो अमेरिका के लास वेगस में जारी है। वहां दुनिया भर की बड़ी छोटी दिग्गज कंपनियां कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाते प्रोडक्ट्स शोकेस कर रही हैं। जिन लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है या जिनके लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी है, उनके लिए वेयरेबल मोबिलिटी विम रोबोट वरदान साबित हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं।
मैंने फिलहाल एक ऐसा डिवाइस ट्राई किया है CES में जो मेरे वॉकिंग या फिर रनिंग को असिस्ट करेगा, उसमें मदद करेगा। ये है वी रोबोटिक्स का एक डिवाइस जो आपके वॉकिंग को एनहांस करने में मदद करता है, खासकर बुजुर्गों के लिए जिनको चलने में वगैरह तकलीफ होती है, जॉइंट पेन वगैरह का इश्यू है, उनके लिए एक काफी अच्छा डिवाइस है। 1.6 किलोज इसका वजन है, लेकिन आप इसे पहनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से असिस्ट करता है। 25% या उससे ज्यादा अगर आपको चलने में, रन करने में तकलीफ हो रही है तो उसे कम करने में, 25% तक कम करने में मदद करता है, उसे एनहांस करता है। इनफैक्ट वजन इसका, जैसे मैंने कहा, 1.6 ग्राम है, थोड़ा ऑन दी हेवियर साइड इसका वेट है। होपफुली आने वाले दिनों में थोड़ा लाइट हो जाए। $2,500 फिलहाल इसकी कीमत है। फिलहाल कोरिया में अवेलेबल है, दूसरे मार्केट्स में कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च करने वाली है। तो CES के अराउंड मैंने इस डिवाइस का डेमो लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।